नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस खास बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे अब तक की बड़ी और अहम खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान हो चुका है। बीजेपी विधायक दल के नेता का फैसला हुआ है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है और उपनेता चुना गया है विजय सिन्हा को। और एक बार फिर से क्लियर हो चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और वो बीजेपी की तरफ से होंगे। एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मंत्री का पद दिया गया है। उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे, चुनाव के लिए विधायक दल का नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे, उनके साथ ये मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने, बीजेपी के सभी विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है। तो ये अब एक बार फिर से तस्वीर क्लियर हो चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और विजय सिन्हा भी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं विजय सिन्हा। नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से उप मुख्यमंत्रियों की ये जोड़ी नजर आएगी और लगातार बयान सामने आए हैं। वो बयान भी आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया इन तमाम मीटिंग्स के बाद और इन फैसलों के बाद। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको। पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। नेता का चुनाव हो चुका है, बयान लगातार आ रहे हैं। बिहार के सपना को पूरा करना। जायसवाल को आप सुन रहे थे और विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे अर्जुन राम मेघवाल। और बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। और अब एक बार फिर से यह क्लियर हो चुका है कि
बीजेपी की तरफ से ही 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है और विजय सिन्हा को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। सम्राट चौधरी नेता चुने गए हैं विधायक दल के और उप नेता चुने गए हैं विजय सिन्हा, और जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना है। प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है, पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये देश में किसी भी राजनेता के लिए एक बड़ा मुकाम है कि 10वीं बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और आज जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपना नेता चुना है, विधायक दल का नेता चुना है। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार का नाम चुना गया और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। राज तिलक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और यह बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। जेडीयू बीजेपी विधायकों की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई। जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार के नाम पर फैसला किया और बीजेपी विधायकों ने सम्राट चौधरी के नाम पर फैसला किया। नीतीश कुमार को बधाइयां दी जा रही हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार देश के वो राजनेता हैं जो लगातार 25 साल तक सत्ता पर बने रहेंगे। एक बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ 20 साल तक तो वो सत्ता पर बने रहे हैं। अब ये एक और कार्यकाल नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कल से शुरू हो जाएगा। बहुत सारे संशय थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन सब संशय दूर हो चुके हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और अब एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर, एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह होंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अब एक और अहम खबर, किसानों के एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। किसानों को सौगात दी जा रही है। तमिलनाडु से पीएम मोदी किसानों को सौगात देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता राशि के रूप में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ये किस्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले। और एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर, पीएम का कार्यक्रम देखेगी हरियाणा सरकार। पलवल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को लेकर इंतजाम किया गया है। पीएम मोदी का कार्यक्रम लाइव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखेंगे। गुरुग्राम के जमालपुर में सामाजिक समारोह में शामिल होंगे। जिला स्तर पर कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री किसानों को सम्मानित करेंगे। किसान सम्मान निधि की तरफ से जो राशि दी जाती है 18,000 करोड़ रुपए देश के किसानों के खातों में पहुंचाए जाएंगे। अब अगली एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक और खबर है चुनाव आयोग को लेकर कि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर एक बार फिर से माहौल गर्माने लगा है और बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। जजों, ब्यूरोक्रेट्स को राहुल गांधी को पत्र है, राहुल गांधी और कांग्रेस को पत्र भेजा गया है। 272 हस्तियों ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है कि चुनाव आयोग की छवि खराब मत कीजिए। चुनाव आयोग की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। 16 न्यायाधीश, 14 राजदूतों के साइन है, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साइन है, 133 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साइन है और ये पत्र भेजा गया है राहुल गांधी को, कांग्रेस को, और उन पर यह आरोप लगाया गया है कि आप चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर, पानीपत से चौटाला रोड पर एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है। फैक्ट्री से श्रमिकों को बाहर निकाला गया। आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराया गया है। पानीपत में
एक और आग का तांडव नजर आया है। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का फाइबर का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन भयंकर आग लगी है और आनन फानन में लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली कराया गया है। पानीपत में चौटाला रोड पर फैक्ट्री में आग लगने की ये वारदात सामने आई है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग है। आसमान में उठता काला धुआं और आग की लपटों को देखा जा सकता है। प्रदीप रेड्डू हमारे साथ पानीपत से इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अभी क्या स्थिति आग को लेकर, क्या बुझा दी गई आग या बुझाने की कोशिश जारी है? नासिर जी, देखिए, ये घटना सुबह लगभग 9 बजे के करीब ये आग लगी थी और लगभग अभी 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आग पर लगभग काबू नहीं पाया गया है। और आग जो है विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया है और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तो करीब आसपास के सभी स्टेशन से लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है और इस वक्त खुद डीएसपी सुरेश कुमार भी मौके पर मौजूद है, पुलिस बल भी मौजूद है। हिदायत के तौर पर आसपास की फैक्ट्री को खाली कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की हम बात करें तो आग अभी भी जल रही है और कुल मिलाकर लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक फैक्ट्री में आग लगी थी, पानीपत में चौटाला रोड पर यह फैक्ट्री थी और अभी भी आग बुझाने की कोशिश जारी है। सुबह 9 बजे करीब ये आग लगी थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली कराया गया है। लगने की सूचना हमको प्राप्त हुई कि चौटाला रोड पे आग है। जैसे हमने देखा तो आग मौके पर एक विकराल रूप ले चुकी थी। तुरंत हमने अपने जितने सब स्टेशन है, मेन स्टेशन है, वहाँ से गाड़ियाँ भेजी, बट अभी आग भी अंडर कंट्रोल है। तो सिचुएशन देखते हुए IOCL रिफाइनरी थर्मल और इसके अलावा जो नियर बाई के डिस्ट्रिक्ट है, करनाल हो गया हमारा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और रोहतक से भी गाड़ियाँ हमने मंगा ली है। तकरीबन कितनी गाड़ियाँ जो आ चुकी होंगी? हमारी कम से कम 10 गाड़ियाँ इस टाइम फायर फाइटिंग कर रही है। कोई जानी नुकसान तो नहीं है? अभी जानी नुकसान का ऐसा कोई हमारे को मालिकों द्वारा या लेबर के द्वारा ऐसा कुछ हमारे को मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है। आग जो बुरी तरह लग चुकी है? हाँ, आग बुरी तरह है। इसमें एक विस्फोट भी हुआ, पता नहीं अंदर क्या है मटेरियल। हाँ, धमाके की आवाज़ है, पता नहीं कि अंदर क्या मटेरियल था ऐसा, बट सिंथेटिक कपड़ा ज़्यादा है इधर, तो काफ़ी हज़ार्डियस सिचुएशन हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने की हमारी पूरी कोशिश है। और अब एक और बड़ी खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं में है। अवैध काम में फंसी अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा जाएगा। अब जमीन अधिग्रहण के मामले पर बुलडोजर चल सकता है। गांव की सड़कों पर अधिग्रहण करने का आरोप है, गांव की सड़कों पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, अधिग्रहण करने का आरोप है। जमीन अधिग्रहण की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी की शुरुआत 20 एकड़ से हुई थी और आज ये यूनिवर्सिटी 78 एकड़ तक फैली हुई है। 78 एकड़ तक इस यूनिवर्सिटी ने विस्तार कर लिया। धौज गांव में, फरीदाबाद के धौज गांव में यूनिवर्सिटी है। जमीन की 2 दिन तक पैमाइश चली। यूनिवर्सिटी का फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको रात को ही गिरफ्तार किया था और बहुत सारे आरोप जवाद अहमद सिद्दीकी पर लगे हुए हैं। खबर यह भी आ रही थी कि वो दुबई भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो शुरुआत में इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज को लेकर इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, फिर बाद में मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित की गई और उसके बाद से इनका फोकस मेडिकल पर रहा। जो धौज गांव है वहां के भी स्थानीय लोगों ने बहुत से आरोप लगाए हैं कि जो गांव की जमीन है उस पर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कब्जा किया गया, अधिग्रहण किया गया गलत तरीके से और उसकी भी जांच हो रही है। और जो जहां जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, अधिग्रहण किया गया है, उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। लगातार जांच एजेंसियों की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से यूनिवर्सिटी रडार पर आई और अब नए नए खुलासे इस यूनिवर्सिटी को लेकर हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, रिमांड पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। ओखला में इनका ऑफिस था। ओखला में ऑफिस पर रेड मारी गई। ईडी की तरफ से एक्शन लिया गया। जवाद अहमद सिद्दीकी की कोर्ट में पेशी की गई है। 13 दिन की ईडी रिमांड पर जवाद अहमद सिद्दीकी को भेजा गया है। 1 दिसंबर तक ईडी रिमांड पर जवाद अहमद सिद्दीकी रहेंगे। उनसे पूछताछ की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जवाद को गिरफ्तार किया गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद यह गिरफ्तारी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले कहे जाएं या और भी कई मामलों की बात हो, कई ठिकानों पर कल छापेमारी की गई थी। 25 से ज्यादा ठिकानों पर, जो दिल्ली में भी थे और फरीदाबाद में भी थे, वहां छापेमारी की गई। ओखला में इनका ऑफिस है और वहां से दस्तावेज हासिल किए गए और उनकी जांच लंबे वक्त तक चलती रही और उसके बाद जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। और इसी केस से जुड़ी हुई और इस वक्त एक करनाल से बड़ी खबर, करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, खाकी पर फिर से दाग लगा है। स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की और कुंजपुरा थाने में तैनात ईएसआई राजकुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है एक ईएसआई। मामला था एक नाबालिग को भगाने के केस में, एक आरोपी का नाम हटवाने का। नाबालिग को भगाने के केस में नाम हटवाने पर रिश्वत मांगी गई थी और नाम हटवाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। एक और खाकी धारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। एक नाबालिग को भगाकर कोई ले गया था और उस मामले में जो आरोपी थे उनसे रिश्वत मांगी गई थी कि तुम्हारा नाम हटवा दिया जाएगा, लेकिन रंगे हाथों 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस का क्या कुछ बयान सामने आया वो आपको सुनाते हैं। थाना कुंजपुरा में सुमित वासी चुंडीपुर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। तो उसने हमें सूचना दी कि मेरे भाई को भी उस मुकदमे में बुलाया है और हम उस मुकदमे के आयु राजकुमार के पास गए थे, जिसने हमारे से 1 लाख रुपये रिश्वत मांगी है, जिसकी हमने रिकॉर्डिंग की हुई है। उस सूचना पर मुकदमा दर्ज करके रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की गई। उन्होंने कहा हमारे पास 35,000 रुपये का इंतजाम हुआ, जो आज हमने 35,000 उसको देने के लिए जाना है। हम उसको पैसे नहीं देना चाहते, रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं जी। इस सूचना पर रेडिंग पार्टी तैयार करी, रेडिंग पार्टी के साथ रेड करी, उसको रंगे हाथों काबू कर लिया। उसके 35,000 रुपये उससे बरामद। और दिल्ली एनसीआर की हवाओं में और हरियाणा की भी कई जिलों की हवाओं में जहर घुला हुआ है। सवाल यही है कि इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। गुरुग्राम में ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी प्रदूषण बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से लोगों का हाल बेहाल है। साइबर सिटी में एक्यूआई 350 के पार, 2 मॉनिटरिंग स्टेशन का एक्यूआई 300 के पार, एक जगह पर एक्यूआई 362 और दूसरी जगह पर 321 दर्ज किया गया है। पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण में कमी नहीं आई है। लोग परेशान हैं और लोगों को महसूस हो रहा है। जब भी लोग दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उतरते हैं तो उनको महसूस होता है आंखों में जलन और गले में खराश, और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और इस मामले को लेकर देश और दिल्ली की सियासत भी गरमाई हुई है। दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, नोएडा की बात करें, दिल्ली या फिर फरीदाबाद, सोनीपत और आसपास के जो शहर हैं, वहां पर सब जगह लगभग हालात एक जैसे हैं। और 300 के पार का एक्यूआई तो लगातार बढ़ा हुआ है। 300 के पार एक्यूआई जाने का मतलब है कि स्थिति गंभीर है और ये गंभीर स्थिति अभी तक बरकरार है। 1 से 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी पॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आया है। सवाल यही है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाए जाते और ना ही उस पर कोई पुख्ता रणनीति तैयार की जाती है। ऐसा ही नजर आता है।